देखिए, जो अगला प्रॉब्लम है, मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा और इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कंडीशंस बदल के किस तरह से प्रॉब्लम, उसमें लगने वाला कंसेप्ट कैसे बदल जाता है, आंसर्स कैसे बदल जाती है, उसको ध्यान से देखिए। हम यह कंक्लूड करेंगे कि प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए और एक एक शब्द का सही मतलब निकालकर सही कंसेप्ट लगाना पड़ता है। देखिए, once again, a solid hemisphere on a horizontal surface. पहला फर्क मैं कर चुका हूं, पहला डिफरेंस मैं कर चुका हूं, यहीं तक लिखते लिखते हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा मैंने। इसके पहले मैंने लिखा था स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस बार मैंने लिखा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब यह सरफेस स्मूथ नहीं है, इट्स अ रफ सरफेस। वंस अगेन, supported at this point at height h. मैं थोड़ा स्पेस को लेकर कंसर्न हूं, क्योंकि जो भी कुछ मैं समझाने जा रहा हूं उसमें काफी सारी जगह लगनी है, तो मैं छोटी छोटी सी जगह भी बचा के चल रहा हूं। दिस इज हाइट एच। हाइट एच पर इस तरह से सपोर्टेड है। मैं कंडीशन फिर वापस लिख रहा हूं, इट्स अ सॉलिड हेमिस्फीयर ध्यान रहे, सॉलिड हेमिस्फीयर लिख दिया गया है बोर्ड पर। ये जो दिखेगा ये सेमी सर्कुलर डिस्क ही दिखेगा। इसे सेमी सर्कुलर डिस्क का शेप देखकर सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास रिकॉल मत करो, क्योंकि अभी एक गलती देख चुका हूं इस तरह की कि सेंटर ऑफ मास में सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताया गया। वह गलती मत करो, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 3r/8 ही करनी है। सॉलिड हेमिस्फीयर having mass m and radius r, supported at height h at one of its end. Supported at height h at one end B. This is point A and this is point B. अब देखिए जरा, इधर भी मैंने एक डिफरेंस कर दिया। पहले मैंने लिखा था रिजिड पॉइंट सपोर्ट, पहले मैंने लिखा था रिजिड पॉइंट सपोर्ट। इस बार हमने ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है। इट्स सपोर्टेड एट हाइट एच, इस जगह पर हाइट एच पर यह सपोर्टेड है और वह सपोर्ट वैसा ही है जैसा नॉर्मली जनरली मिलता है। कोई सा भी सपोर्ट कोई रिजिड नहीं होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है। हर सपोर्ट पर कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है और वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने के बजाय हमेशा एरिया ऑफ कांटेक्ट बनता है। किसी भी जगह पर यदि स्फीयर इस जगह पर सपोर्टेड है तो इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी नहीं बनेगा, इधर एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा हमेशा।
क्योंकि कोई सी बॉडी रिजिड नहीं होती है। अब मेरा सवाल वही है, टेल मी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of reaction force at A and B. Also tell me minimum coefficient of friction required to keep it stationary. Tell me magnitude and direction of reaction forces at A and B. Also tell me minimum mu so that it remains stationary. हॉरिजॉन्टल सरफेस का मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जिससे कि यह स्टेशनरी रहे, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप किस तरह से सोचते हैं। वंस अगेन, कुछ भी करने से पहले मैं आपको 2 मिनट सोचने का समय दूंगा, फिर मैं इस प्रॉब्लम के थोड़े कंसेप्ट को समझाऊंगा कि किस तरह से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को सोचना, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर दोबारा आपको समय दूंगा करने के लिए, फिर फाइनली पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। थिंक ओवर इट। नाउ let me start once again, let me start discussing this situation. Summation fx is 0. Summation fx is 0 से हम यह लिख सकेंगे, देखिए y तो हम वर्टिकल ले रहे हैं और x एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। mg का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। पॉइंट ए पर रिएक्शन फोर्स का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन ऑलरेडी ले लिया, और पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं एन बी साइन थीटा, और समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से हम लिख देंगे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा। अभी बहुत ज्यादा इधर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड वुड बी इक्वल टू na प्लस nb cos थीटा। mg इज इक्वल टू na प्लस nb cos थीटा। हम यह इक्वेशन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से बना सकते हैं। वंस अगेन, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ इक्वेशन लिखकर अभी छोड़ना ही होगा। बस यह ध्यान रखें कि आगे हम इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जहां से प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व होना चालू होगा, दैट इज समेशन ऑफ टाउ जेड इक्वल टू 0। हम z एक्सेस वंस अगेन इसी के अबाउट मानेंगे, पॉइंट ए से पास होते हुए z एक्सेस। z एक्सेस इसके अबाउट पास होते हुए मानने से एक बेनिफिट है, और वो यह बेनिफिट है कि एकदम से Na की वजह से भी टॉर्क 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों ही फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है, इनका मॉड r 0 हो जाएगा।
तो हमको Na की वजह से टॉर्क लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिटरमाइन कर रहे हैं। Axis is perpendicular to board passing through this point of contact A. अब समेशन टाउ जेड इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। mg की वजह से टॉर्क तो पहले की ही तरह लेंगे, mg की वजह से जो टॉर्क लेना है वह तो पहले की ही तरह लेंगे। यह दूरी है स्मॉल डी, mg का लाइन ऑफ एक्शन पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है mg इंटू डी, और इट्स r क्रॉस f outward the board in anti-clockwise direction. mg will have tendency to rotate the body in anti-clockwise direction. Hence, torque due to mg would be positive. Outward the board को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. mg is the magnitude of force, d is the perpendicular distance. This is torque due to mg. Na fr की वजह से कोई टॉर्क नहीं, अब सिर्फ एक ही फोर्स बचता है nb, इसकी वजह से टॉर्क लिखना है, और nb की वजह से टॉर्क लिखना बड़ा ही आसान है, क्योंकि nb की डायरेक्शन इस तरह से है, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर यह लाइन ऑफ एक्शन है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बड़ी आसानी से यह 2r लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन, इसकी दूरी 2r। r क्रॉस f करके देख लें, r क्रॉस f इनटू द बोर्ड, torque is into the board, its clockwise torque means mg would rotate the body in clockwise direction about this axis. इस एक्सेस के अबाउट nb की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती, तो हम लिखेंगे इनटू द बोर्ड टॉर्क है इसलिए नेगेटिव, nb is the magnitude of force and perpendicular distance is 2r and this is equal to 0. From here, nb can be written as d by 2r into mg. nb लिखने के लिए सिर्फ हमें d निकालना है, और d निकालने का तरीका पिछले प्रॉब्लम में ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी तरीके से दोबारा d लिख देते हैं। दोबारा समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। यह 3r/8, दिस इज 3r/8, सेंटर ऑफ मास की बेस से दूरी 3r/8, तो यहां से यहां तक यह दूरी हुई, यह एंगल थीटा है 3r/8 tan थीटा। इस ट्रायंगल में थीटा की को देखिए और tan थीटा की डेफिनेशन लगाकर सोचिए, यह दूरी आपको दिखेगी 3r/8 tan थीटा, यह दूरी। फिर यहां से यहां तक यह r है, इसमें से 3r/8 tan थीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यह दूरी निकल जाएगी r माइनस 3r/8 tan थीटा, तो यह दूरी निकल गई। इस पूरे का यदि हम टॉस रेशो ले ले तो यह दूरी होगी स्मॉल डी। दिस इज द
स्मॉल डी वैल्यू। यह स्मॉल डी की वैल्यू है। आई कांट हेल्प इट आउट, ट्रिग्नोमेट्री की और ज्योमेट्री के एप्लीकेशन तो सभी को आना ही चाहिए। अब डी इधर रख देता हूं और एनबी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। एनबी इज इक्वल टू mg/2 mg/2 r कट जाएगा थ्रू आउट इंटू 1 माइनस 3/8 tan थीटा 1 minus 3/8 tan theta into cos theta. This is the value of NB. यह NB की वैल्यू हो गई। अब यह पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स, डायरेक्शन हमने दिखा रखा है, मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इस इक्वेशन से मैं फ्रिक्शन फोर्स लिख देता हूं, एन बी साइन थीटा इज द फ्रिक्शन फोर्स। एन बी लिखा हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया एन बी साइन थीटा, हेंस इट्स mg/2 into 1 minus 3/8 tan theta cos theta into sin theta। यह फ्रिक्शन फोर्स हो गया। NB sin थीटा इस फ्रिक्शन फोर्स, तो जो NB लिखा था इसका साइन कंपोनेंट कर दिया, यह फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया। अब Na हम लिख सकते हैं, Na इज mg माइनस nb cos थीटा। Na is mg minus mg cos theta. So this becomes mg minus nb cos theta. So mg minus mg/2 into 1 minus 3/8 tan theta into cos square theta। यह पॉइंट ए पर नॉर्मल रिएक्शन Na हो गया। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। अब बड़े ध्यान से सुनना इस जगह पर, हम कहते हैं पॉइंट ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना डिलीवर हो सकता है। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कुड बी डिलीवर्ड एट पॉइंट ए, Fr max, Fr max, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो पॉइंट ए पर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा मिल सकता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कुड बी ऑफर्ड
बाय दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस कभी भी ऑफर नहीं कर पाएगा। म्यू इंटू एन ए की वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूं, एम जी इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 3/8 tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो पॉइंट ए पर डिलीवर हो सकता है। इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ए पर डिलीवर नहीं हो सकता। अब नाउ द कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट जो हम अच्छी तरह जानते हैं, एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल लिया। दिस एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो वहां पर लग रहा है, और यह फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वहां पर मिल सकता है। एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा तो नहीं हो सकता। मैं एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वह लिख रहा हूं, mg/2 इंटू 1 माइनस 3/8 tan थीटा cos थीटा sin theta. This is acting frictional force and it must be less than equal to maximum available frictional force हमने ऊपर लिख रखा है, mu mg into 1 minus 1/2 into 1 minus 3/8 tan theta into cos square theta. mg से mg कैंसिल। जो मुझे आंसर चाहिए था मिनिमम म्यू सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी, वो चीज दिखने लगी है। मिनिमम म्यू सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी, मैं कहूंगा म्यू मस्ट बी ग्रेटर दैट 1/2 1 minus 3/8 tan theta into sin theta cos theta upon 1 minus 1/2 into 1 minus 3/8 tan theta into cos square theta. Mu must be greater than equal to this value. Hence, this is the minimum mu so that the system remains stationary. सिस्टम के स्टेशनरी रहने के लिए यह मिनिमम म्यू की वैल्यू। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन। मैं दोबारा समझाता हूं मैंने क्या क्या करा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ही साफ कर देता हूं क्योंकि सभी को अच्छी तरह से पता लग चुका है कि क्या प्रॉब्लम था। जो भी प्रॉब्लम था उसमें हमने सबसे पहले साइन थीटा तो पहले देख लिया, h/2 हुआ। कहीं पर भी साइन थीटा tan थीटा cos थीटा वो हम लिख देंगे। h/2 हुआ के टर्म में ये साइन थीटा ये cos थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका बड़े ध्यान से सिचुएशन को सोचकर फोर्सेस और उनके डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले समेशन fx इक्वल टू 0 से हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल को हमने x ले लिया,
इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक फोर्स है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक फोर्स है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है एनबी का साइन कंपोनेंट। यह इक्वेशन अभी सिर्फ लिखकर रखी, आगे काम आएगी। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स na और nb cos थीटा, na प्लस nb cos थीटा लिखकर रख दिया। अभी एकदम से कुछ नहीं हो पा रहा है, मगर आगे काम आएगी इक्वेशन। समेशन टाउ z इक्वल टू 0 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। समेशन टाउ z इक्वल टू 0 करते समय प्रॉपरली z एक्सेस का चुनाव, z एक्सेस का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम z एक्सेस को इस तरह से चूज कर लें जिससे कि कुछ फोर्सेस की वजह से टॉर्क वहीं पर 0 हो जाए, जिनके आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं समझ में आते, जिनकी वजह से टॉर्क लेना बहुत मुश्किल जाएगा। आप उन्हीं फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एक्शन पर z एक्सेस सिलेक्ट कर लें। मुझे सबसे सुटेबल पॉइंट दिख रहा है यह पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट z एक्सेस मानता हूं। मैं कहता हूं किसी भी समय यह बॉडी इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती थी, मगर नहीं कर रही। इस एक्सेस के अबाउट में टाउ z 0 करूंगा। फायदा यह है कि फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, Na की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है। मॉड r इनके लिए 0। मुझे सिर्फ दो ही फोर्स की वजह से टॉर्क लिखना पड़ेगा, एक तो mg और एक nb। mg की वजह से टॉर्क लिखा mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, nb की वजह से टॉर्क लिखा nb इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से यह पॉजिटिव टॉर्क, यह नेगेटिव टॉर्क, यह एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यह क्लॉकवाइज टॉर्क, और इधर से मुझे दिखने लगा nb की वैल्यू, nb इक्वल टू mgd बाय 2r। 2r मुझे पता है, mg पता है, d निकालना है बस। d निकालने का तरीका इसके पहले भी हम देख चुके थे, वही तरीका अप्लाई करा। 3r बाय 8, 3r बाय tan थीटा, r माइनस 3r बाय tan थीटा और इसका कॉस कंपोनेंट, ये d हो गया। और फिर d की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, इससे nb की वैल्यू दिखने लगी लंबे एक्सप्रेशन में। अब जब nb की वैल्यू मुझे दिख गई तो इस इक्वेशन के एप्लीकेशन से फ्रिक्शन फोर्स एकदम से दिखने लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज mg sin थीटा, nb sin थीटा, यह nb और आगे sin थीटा लगा दिया बस। फिर na की वैल्यू इधर से देखने लगेगी mg माइनस nb cos थीटा, na इज mg माइनस mg cos थीटा, mg माइनस mg cos थीटा, यह na पॉइंट a पर नॉर्मल है। अब हम कहते हैं इस जगह पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिलीवर हो सकता है किसी भी सरफेस के द्वारा, जैसे मैं खड़ा हूं तो जमीन से कुछ फ्रिक्शनल फोर्स डिलीवर हो सकता है। और तो अभी जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स डिलीवर नहीं हो रहा है, मगर आवश्यकता पड़ने पर यदि मैं इधर से ड्रैग होना चाहूं ऐसे ऐसे, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर डिलीवर होएगा दैट वुड बी म्यू mg और म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रेट म्यू n। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कुड बी डिलीवर्ड बाय एनी सरफेस इज म्यू इंटू n। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n इज नॉर्मल रिएक्शन। इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन na वो हमने पहले निकाल दिया। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर डिलीवर हो सकता है। इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कोई सरफेस ऑफर नहीं कर पाएगा। इससे ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स रहा तो बॉडी मूव करने लगेगी, इससे कम ड्रैगिंग फोर्स रहा तो बॉडी स्टेशनरी रहेगी। अब चूंकि यह बॉडी स्टेशनरी है, इसलिए इस बॉडी पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वह इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो कम ही रहना चाहिए, अन्यथा इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक्टिंग फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। एक्टिंग फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन भी हमने लिख दिया, यह इनइक्वालिटी लगा दी।
एनजी एनजी कैंसिल हो गया और इसको नीचे ट्रांसपोर्ट कर दिया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ही होना पड़ेगा।